ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। ये शब्द है भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। ये शब्द हमें महत्वाकांक्षा और बदलाव लाने की इच्छा शक्ति की याद दिलाते हैं। तो आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय है भारत की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल पर चीन का नजरिया। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा पड़ोसी चीनी अर्थशास्त्री और विश्लेषक भारत की इस बड़ी कोशिश को कैसे देख रहे हैं, उनकी नज़रों में क्या चुनौतियां हैं, क्या क्षमताएं दिखती हैं और वो इसे किस रणनीतिक संदर्भ में रख रहे हैं। और हाँ, ये विश्लेषण पूरी तरह से प्रिंट में प्रकाशित स्रोतों पर आधारित है। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर काफी काम की हो सकती है। देखिए, मुख्य परीक्षा के लिहाज से देखें तो अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जीएस पेपर 2 और 3 के लिए महत्वपूर्ण बातें निकल सकती हैं, और प्रीलिम्स में भी सरकारी योजनाओं और आर्थिक रुझानों से जुड़े सवालों के लिए ये उपयोगी हो सकती हैं। और हाँ, सामान्य जानकारी में रुचि रखने वाले श्रोताओं को भी भारत की आर्थिक रणनीति और उसकी वैश्विक छवि को समझने में मदद मिलेगी, जाहिर है। तो इस चर्चा का हमारा मिशन क्या है? हमारा लक्ष्य है चीनी दृष्टिकोण की परतें खोलना, ये समझना कि वे भारत के विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं की जड़ें कहाँ देखते हैं, किन संरचनात्मक बाधाओं को सबसे अहम मानते हैं और क्या वे भारत को वाकई एक उभरते हुए प्रतियोगी के तौर पर आंक रहे हैं। हम इन स्रोतों का एक आलोचनात्मक विश्लेषण पेश करेंगे। ठीक है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चीनी विश्लेषक प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया आह्वान को किस पृष्ठभूमि में रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो इसे सिर्फ एक आर्थिक नीति के तौर पर नहीं देख रहे। हाँ बिल्कुल, चीनी दृष्टिकोण में इसका एक रणनीतिक संदर्भ भी है। दरअसल वो इसे आंशिक रूप से अमेरिका के साथ जो व्यापार तनाव बढ़ रहा है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। साथ ही इसे भारत द्वारा अपने 14 अरब लोगों के विशाल घरेलू बाजार का लाभ उठाकर रणनीतिक स्वायत्तता, जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, हासिल करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुछ चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे वीबो पर ऐसी पोस्ट्स मिलती हैं जो इस बात पर जोर देती हैं कि भारत कैसे अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अच्छा, ये तो हुई मंशा की बात, लेकिन क्या चीनी विश्लेषण सिर्फ इरादों तक ही सीमित है या वे जमीनी हकीकत पर भी गौर कर रहे हैं? खासतौर पर क्या वे मेक इन इंडिया के सामने जो चुनौतियां हैं उन्हें देख पा रहे हैं? हाँ, और शायद चुनौतियों पर उनका ध्यान ज्यादा है। देखिए, झांग शाओक्सू, लियांग ज़ेहेंग और वांग शोयांग जैसे चीनी अर्थशास्त्री और विश्लेषक कई संरचनात्मक बाधाओं स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को प्रमुखता से उठाते हैं। पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मेक इन इंडिया के बावजूद भारत की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में 15% से घटकर लगभग 14% रह गई है। अच्छा, ये तो चौंकाने वाली बात है। जी। दूसरी बात, उम्मीद के मुताबिक रोजगार सृजन नहीं हो पाया है, जो इस पहल का एक मुख्य लक्ष्य था। तीसरा, वो जो उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाएं हैं, पीएलआई स्कीम्स, उनके तहत जो राशि आवंटित की गई थी उसका एक छोटा हिस्सा, करीब $1.7 बिलियन ही अब तक दिया जा सका है। ये आंकड़े तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। आपने कहा कि जीडीपी में हिस्सेदारी घटी है और रोजगार सृजन भी सीमित रहा है। क्या चीनी विश्लेषक इसे मेक इन इंडिया की सीधी विफलता मानते हैं या वे इसे अन्य वैश्विक या घरेलू कारकों से भी जोड़कर देखते हैं? वो इसे एक मिलीजुली तस्वीर के तौर पर देखते हैं। उनका मानना है कि सफलता बहुत असमान रही है। जैसे मोबाइल फोन निर्माण और फार्मास्यूटिकल्स में काफी अच्छी प्रगति हुई है, ये क्षेत्र पीएलआई योजनाओं से लाभान्वित भी हुए हैं। लेकिन कपड़ा, इस्पात और सौर ऊर्जा जैसे पारंपरिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रदर्शन उम्मीद से कम रहा है। और फिर वो पुरानी समस्याएं हैं जिनका जिक्र लगातार होता है, जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएं, कानूनों का कमजोर प्रवर्तन, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल की कमी, न्याय मिलने में देरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती कुशल श्रम शक्ति स्किल्ड लेबर की व्यापक कमी। कुछ विश्लेषक जैसे वित्तीय और मैक्रो इकोनॉमिक टिप्पणीकार झाओ वेई तो और भी गहरी बात करते हैं। उनका मानना है कि भारत के समाज, राजनीति और शासन प्रणाली में जो गहरी संरचनात्मक कमजोरियां हैं वो ही औद्योगिकरण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है।
उनके नजरिए से प्रधानमंत्री मोदी के सुधार भले ही राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हों, लेकिन वो इन मूलभूत समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए शायद पर्याप्त नहीं है। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ सतही दिक्कतें नहीं है। कोई ठोस उदाहरण है इसका जो चीनी विश्लेषण में सामने आता हो, जो इन बाधाओं को दिखाता हो? हाँ, बिल्कुल। ऑटो सेक्टर का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। जनरल मोटर्स जीएम का भारत से बाहर निकलने का मामला कई साल तक खिंच गया था। इसमें ट्रेड यूनियनों के विरोध, अदालती कार्रवाई और नौकरशाही की अड़चनों ने प्रक्रिया को बहुत लंबा और महंगा बना दिया। एक चीनी टिप्पणीकार ने इसे निकास बाधाओं एग्जिट बैरियर्स का एक क्लासिक उदाहरण बताया, यानी किसी कंपनी के लिए बाजार से बाहर निकलना भी मुश्किल हो। जब इसकी तुलना सिंगापुर, जर्मनी या यूके जैसे देशों से की जाती है, जहां ऐसी प्रक्रियाएं ज़्यादा सुचारू हैं, तो चीनी विश्लेषकों को भारत की चीन जैसी विनिर्माण क्षमता हासिल करने की संभावना पर थोड़ा संदेह होता है। और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को चीनी विश्लेषक किस तरह देखते हैं, खासकर इस दावे को कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है? इसे महत्वाकांक्षी तो माना जाता है, लेकिन साथ ही जमीनी हकीकत से थोड़ा दूर भी। चीनी स्रोतों में ये बात उठाई जाती है कि मेक इन इंडिया के लगभग एक दशक बाद भी भारत आज अपनी ज़रूरत के 90% सेमीकंडक्टर चिप्स, 70% लड़ाकू विमानों के पुर्जे और फार्मास्यूटिकल्स के लिए अधिकांश कच्चा माल APIs जिन्हें कहते हैं, और सौर पैनल विदेशों से आयात करता है, और इसमें एक बड़ा हिस्सा चीन से आता है। ये तो निर्भरता ही हुई। बिल्कुल। इसके अलावा बाहरी झटके, एक्सटर्नल शॉक्स जैसे रूस से हथियारों की आपूर्ति में देरी, अमेरिकी व्यापार नीतियों या टैरिफ्स का असर और महत्वपूर्ण औद्योगिक इनपुट के लिए चीन पर निर्भरता, ये सब भारत की भेद्यता वल्नरेबिलिटी को उजागर करते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चीनी पर्यवेक्षकों का निष्कर्ष काफी स्पष्ट लगता है। वे मानते हैं कि नारे कभी भी संरचनात्मक सुधारों का विकल्प नहीं हो सकते। उनके अनुसार अगर ये गहरे सुधार नहीं हुए तो आत्मनिर्भर भारत एक मॉडल बनने के बजाय एक मिथक बनकर रह जाने का खतरा है। एक लोकप्रिय चीनी प्लेटफॉर्म है बैजिया हाओ। उस पर एक टिप्पणी में तो यहाँ तक कहा गया, सपना मीठा लगता है लेकिन हकीकत कड़वी है। प्रतिभा की भारी कमी, कमजोर बुनियादी ढांचा, सुस्त नीतियां और विदेशी तकनीक पर पूरी निर्भरता। जब तक भारत इन कठोर हड्डियों मुश्किल समस्याओं को नहीं तोड़ता, उसकी चिप ऑटोनॉमी एक महंगा भ्रम बनी रहेगी। ये कड़े शब्द जरूर हैं, लेकिन ये उस गहरे संदेह को दर्शाते हैं जो कुछ चीनी विश्लेषकों के मन में है। ठीक है, ये तो हुई चुनौतियों और संदेह की बात, जो काफी गंभीर लगती हैं। लेकिन क्या चीनी नजरिए में सिर्फ यही है? क्या वे भारत की बढ़ती ताकत या संभावनाओं को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देख रहे हैं। कई चीनी विश्लेषक भारत की बढ़ती औद्योगिक ताकत को पहचान रहे हैं, भले ही वो इसे अभी चीन के लिए सीधा खतरा न मानते हों। एक वीबो पोस्ट में भारत की उभरती रणनीति का जिक्र था। चीन से मशीनरी और कच्चा माल आयात करना, उसे भारत में असेंबल करना और फिर तैयार माल को यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित बाजारों में निर्यात करना। इस तरह धीरे धीरे ही सही एक मेड इन इंडिया वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला आकार ले रही है। और वे भारत के कुछ स्पष्ट लाभों को भी स्वीकार करते हैं, जैसे भारत के पास एक विशाल, युवा और अपेक्षाकृत सस्ती श्रम शक्ति है। कामकाजी आबादी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी बोलने में सक्षम है, जो वैश्विक व्यापार में फायदा है ना? हाँ, ये तो है। इसके अलावा चीन में बढ़ती श्रम लागत और अमेरिका के साथ चीन के व्यापारिक तनाव का फायदा भी भारत को मिल रहा है, क्योंकि कंपनियां अब चीन के अलावा दूसरे विकल्प तलाश रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि चीन अब भारत को कम से कम कुछ क्षेत्रों में एक असल प्रतियोगी के तौर पर देख रहा है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, एक उभरते हुए प्रतियोगी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन साथ में कई चेतावनियां भी जुड़ी हैं। उदाहरण के लिए चीनी सामाजिक विज्ञान अकादमी के झांग यी ने आगाह किया है कि भारत में जो नई नौकरियां बन रही हैं, उनमें से कई निम्न गुणवत्ता वाली या कम मूल्य संवर्धन, लो वैल्यू एडिशन वाली हैं। इससे मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल के बर्बाद होने का खतरा है। उनका जोर इस बात पर है कि भारत को सिर्फ असेंबली से आगे बढ़कर तकनीकी बाधाओं को दूर करने पर ध्यान देना होगा।
इसी तरह चीनी विज्ञान अकादमी के झांग शियाओक्सू ने चीन से भारत में औद्योगिक हस्तांतरण इंडस्ट्रियल ट्रांसफर के 2 संभावित रास्ते बताए हैं। पहला है आंशिक हस्तांतरण पार्शियल ट्रांसफर, जिसमें उत्पादन का कुछ हिस्सा भारत आता है लेकिन महत्वपूर्ण कलपुर्जों और तकनीक के लिए भारत चीन पर निर्भर रहता है। दूसरा है पूर्ण पुनर्वास कंप्लीट रिलोकेशन, जिसमें कंपनियां अपनी पूरी आपूर्ति श्रृंखला भारत में स्थापित करती हैं। झांग के अनुसार फिलहाल ज्यादातर हस्तांतरण आंशिक प्रकृति का है। में आईफोन वगैरह का बिल्कुल, आईफोन का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। अनुमान है कि 2025 तक एप्पल की अमेरिकी बिक्री में भारत में असेंबल हुई यूनिट्स की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 44% तक हो सकती है, जबकि चीन में बनी यूनिट्स की हिस्सेदारी घटकर करीब 25% रह सकती है। इसके पीछे अमेरिकी टैरिफ और एप्पल की अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है। चीनी विश्लेषक मानते हैं कि भारत को इसमें सस्ता श्रम, युवा आबादी और सरकारी प्रोत्साहनों का फायदा मिल रहा है, लेकिन वो साथ ही भारत के कमजोर बुनियादी ढांचे और उत्पाद की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी कंट्रोल को लेकर चिंताएं भी जताते हैं। अच्छा, इसी संदर्भ में एक ड्यूअल सेंटर या दोहरे केंद्र वाले मॉडल की बात भी सुनने में आती है। इसका क्या मतलब है? क्या चीनी विश्लेषक सोचते हैं कि भारत मुख्य रूप से असेंबली तक ही सीमित रहेगा? हाँ, ये ड्यूअल सेंटर मॉडल इसी विचार पर आधारित है दरअसल। इसके अनुसार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत एक महत्वपूर्ण असेंबली हब के रूप में उभर सकता है, खासकर उन उत्पादों के लिए जहां श्रम लागत अहम है। लेकिन चीन ज्यादा जटिल उच्च मूल्य वाले उत्पादन मतलब हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा। ये एक तरह का वैश्विक श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर हो सकता है, जहां दोनों देशों की अपनी अपनी भूमिकाएं हों। चीनी नजरिए से ये मॉडल भारत को बढ़ने का अवसर देता है, लेकिन चीन के प्रभुत्व को सीधी चुनौती नहीं देता। ये तो हुआ आर्थिक और औद्योगिक पहलू, लेकिन आजकल कोई भी विश्लेषण भू राजनीति मतलब जियोपॉलिटिक्स के जिक्र के बिना अधूरा है। क्या चीनी विश्लेषक इस पूरी तस्वीर को बदलते वैश्विक समीकरणों से जोड़कर देखते हैं? यानी क्या ये सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक बदलाव भी है? निश्चित रूप से। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सू क्विंगी और गुई ज़िहाओ जैसे चीनी आर्थिक विश्लेषक इस बात पर जोर देते हैं कि वैश्विक औद्योगिक हस्तांतरण का ये नवीनतम दौर सिर्फ अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से प्रेरित नहीं है। इसमें भू राजनीति, विशेषकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती रणनीतिक प्रतिद्वंदिता स्ट्रेटेजिक राइवलरी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। यह प्रतिद्वंदिता ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नए सिरे से आकार दे रही है, जिसे अक्सर डी रिस्किंग या फ्रेंड शोरिंग कहा जाता है। अब दुनिया चीन को एकमात्र विश्व का कारखाना वर्ल्ड्स फैक्ट्री मानने से हिचक रही है। हम चीन प्लस एन चाइना प्लस एन मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां कंपनियां चीन के साथ साथ आसियान देशों, भारत, मेक्सिको जैसे अन्य देशों में भी अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित कर रही हैं, खासकर श्रम गहन लेबर इंटेंसिव उत्पादन के लिए। चीन में बढ़ती मजदूरी और कंपनियों के लिए अपने प्लांट को दूसरी जगह ले जाना रिलोकेशन की लागत का मतलब है कि बहुत सस्ते श्रम गहन माल का वो दौर शायद खत्म हो रहा है। पूर्वी एशिया में एक नया पैटर्न उभर रहा है। चीन मध्यवर्ती माल यानी वो सामान जो अंतिम उत्पाद बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे चिप्स या डिस्प्ले पैनल की आपूर्ति करता है। आसियान या भारत जैसे देश उन्हें असेंबल करते हैं और फिर तैयार माल का निर्यात होता है, खासकर पश्चिमी देशों को। लेकिन ये जो पश्चिमी देश डी रिस्किंग और चीन पर निर्भरता कम करने की बातें कर रहे हैं, क्या चीनी विश्लेषक इसे लेकर संशय में है? क्या उन्हें लगता है कि ये बातें सिर्फ बातें ही हैं या वाकई में चीन पर निर्भरता कम हो पा रही है? हाँ, चीनी विश्लेषकों को लगता है कि इन डी रिस्किंग प्रयासों की सीमाएं हैं। वो इसे एक विरोधाभासी लक्ष्य मानते हैं। देखिए, चीन का मौजूदा उत्पादन पैमाना स्केल, उसका स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, कुशल श्रम और भारी निवेश को देखते हुए अल्पावधि में उससे पूरी तरह अलग होना या निर्भरता खत्म करना डीकपलिंग बहुत मुश्किल है। उनका निष्कर्ष ये है कि भारत जैसे देश इस बदलाव से अल्पावधि में कुछ लाभ जरूर उठा सकते हैं, खासकर असेंबली जैसे कामों में, लेकिन चीन का मजबूत औद्योगिक आधार और कुशल श्रम उसे दीर्घावधि में अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि इसमें एक दिलचस्प मोड़ ये भी है कि चीनी विचारों में भारत का ये उभार खुद चीन को अपने औद्योगिक ढांचे को उन्नत
अपग्रेड करने और ज्यादा उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो अगर हम इन सभी चीनी टिप्पणियों और विश्लेषणों को एक साथ देखें तो एक मुख्य धागा क्या नजर आता है? भारत को लेकर उनका समग्र मूल्यांकन क्या है? जो एक बात लगातार उभर कर आती है वो है भारत महत्वाकांक्षी है लेकिन गंभीर बाधाओं से घिरा हुआ है। चीनी विश्लेषक मानते हैं कि भारत के नीति निर्माता और उद्योग जगत श्रम शक्ति, वैश्विक व्यापार के बदलते समीकरणों और औद्योगिक नीति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें कुछ नवाचार भी दिख रहा है। लेकिन देश की प्रणालीगत अक्षमताएं, सिस्टेमिक इनएफिशिएंसीज जैसे कि नौकरशाही या बुनियादी ढांचे की कमी और नीतियों का असमान कार्यान्वयन, अनइवन इम्प्लीमेंटेशन, उम्मीदों पर कह सकते हैं पानी फेर देता है। कुल मिलाकर उनका मानना है कि भारत अभी चीन के विनिर्माण प्रभुत्व को सीधी चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वैश्विक औद्योगिक मंच पर उसे एक गंभीर खिलाड़ी, सीरियस प्लेयर के रूप में तेजी से देखा जा रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसे क्या हम एक तरह की सतर्क प्रशंसा, मतलब कॉशियस एडमिरेशन कह सकते हैं? प्रशंसा इसलिए क्योंकि क्षमता दिख रही है और सतर्क इसलिए कि चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी हैं। हाँ, सतर्क प्रशंसा शायद सबसे सटीक शब्द है। चीनी पर्यवेक्षक प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन और घरेलू विनिर्माण पर जोर देने वाली पहलों को भारत के उदय को गति देने वाले संभावित कारकों के रूप में देखते हैं। वे मानते हैं कि ये पहलें भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव का फायदा उठाने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपना औद्योगिक आधार बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। चुनौतियां बहुत वास्तविक है और बनी हुई हैं, लेकिन भारत के दृष्टिकोण को सुविचारित, वेल थॉट आउट माना जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव अब महसूस किया जाने लगा है। चीन भारत के इस क्रमिक औद्योगिक उभार को बहुत करीब से देख रहा है, भले ही वो ये ना मानता हो कि भारत निकट भविष्य में उससे आगे निकलने का लक्ष्य रख रहा है या रख सकता है। चलिए, इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर संक्षेप में देख लेते हैं। हमने समझा कि चीन भारत के मेक इन इंडिया अभियान को उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षा और विशाल घरेलू बाजार से प्रेरित मानता है। साथ ही वो भारत के सामने खड़ी महत्वपूर्ण संरचनात्मक बाधाओं जैसे जीडीपी में विनिर्माण की घटती हिस्सेदारी, सीमित रोजगार, अधोसंरचना की कमी और नौकरशाही को स्पष्ट रूप से पहचानता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद चीन भारत की बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मकता को भी स्वीकार कर रहा है, खासकर असेंबली और कुछ खास क्षेत्रों में। और ये सब कुछ एक बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच हो रहा है, जिसे चीन+N मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है, खासकर हमारे यूपीएससी उम्मीदवार श्रोताओं के लिए? इस बाहरी यानी चीनी परिप्रेक्ष्य को समझना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, यह भारत की अपनी आर्थिक नीतियों, उसकी वैश्विक स्थिति और आत्मनिर्भर भारत जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने की राह में आने वाली वास्तविक जटिलताओं का मूल्यांकन करने के लिए एक अहम लेंस प्रदान करता है। ये दिखाता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के उदय को किस नज़र से देखती है, उसकी ताकतों और कमजोरियों का आकलन कैसे करती है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और आर्थिक कूटनीति को समझने में भी मदद करता है। और यहीं से एक विचारोत्तेजक प्रश्न उठता है जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। चीनी विश्लेषण स्पष्ट रूप से संरचनात्मक सुधारों, एक मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और सिर्फ लागत लाभ से आगे बढ़कर मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन पर जोर देता है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यवेक्षकों को, चाहे वे नीति निर्माता हों, विश्लेषक हों या यूपीएससी उम्मीदवार, भारत की विनिर्माण महत्वाकांक्षाओं की वास्तविक दीर्घकालीन सफलता को मापने के लिए किन ठोस, गैर नारेबाजी वाले संकेतकों, नॉन रिटोरिकल इंडिकेटर्स पर नजर रखनी चाहिए। क्या ये संकेतक सिर्फ उत्पादन या निर्यात के आंकड़ों से परे, शायद स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी या निर्यातित वस्तुओं की बढ़ती जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी जैसे क्षेत्रों में होने चाहिए? सोचने वाली बात है ये। निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर मनन किया जाना चाहिए। हम अपने सभी श्रोताओं, विशेषकर यूपीएससी उम्मीदवारों को इस पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर आपको आज की ये गहन चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप अपना दृष्टिकोण साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। याद रखें, यह हमारी उस श्रृंखला का हिस्सा है जहां हम प्रिंट मीडिया में प्रकाशित महत्वपूर्ण विषयों पर एक आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चर्चा प्रस्तुत करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम मुद्दे पर गहन विश्लेषण के साथ।